गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हज़ारों सालों में जो चेंजेस होते हैं, इस चैप्टर में हम उन चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। जो मैप 1 है ये 1154 में अरब जियोग्राफर ने बनाया था, जिसका नाम था अल इदरीसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज़ अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इस सेक्शन में जो ये मैप है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है। इसमें सब कुछ जितने भी हमारे आसपास की कंट्रीज़ है जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो सब कुछ आ जाता है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720 बाई ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। जो मैप 2 है वो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? ए पर्सन हु मेक्स मैप। वो पर्सन जो मैप्स बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। ये 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। ये इंडिया का मैप है और ये किसने बनाया था? ग्वेलम द लिस्ले। तो जो 1154 में अल इदरीसी ने जो मैप बनाया, इन्होंने क्या किया था? मैप बनाते हुए इन्होंने नॉर्थ इंडिया ऊपर होना चाहिए लेकिन इन्होंने साउथ इंडिया ऊपर बना दिया। और ये श्रीलंका है, श्रीलंका भी इन्होंने ऊपर ही बना रखा है एकदम टॉप में। तो इसका मतलब ये है अल इदरीसी उस टाइम पे इंडिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इनको पता था उन्होंने अपने उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का मैप बना दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, तो जब इन्फॉर्मेशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ तो फिर एक नया मैप बनाया गया जो कि मैप ऐसा दिखता था, जो कि हमारे जो हम मैप अब देखते हैं उसी के जैसा है। तो हम कह सकते हैं टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। इस मैप में हम क्या देखते हैं? दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस। ये जो मैप है ये ज़्यादा फैमिलियर है हमसे। एंड द कोस्टल एरियाज़ इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। जो उसका कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ क्या होता है? वो एरिया जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है। जैसे कि ये वाला एरिया क्या होगा? कोस्टल एरियाज़, क्योंकि आसपास यहाँ पर समुद्र है। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयज। जब यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट व्यापारी समुद्री यात्रा पर आया करते थे तो वो इस मैप का यूज़ किया करते थे। और इसीलिए जो यहाँ पर समुद्र जो कोस्टल एरियाज़ है इसको बहुत डिटेल से बनाया गया है, क्योंकि इसको यूज़ कौन करते थे? समुद्री यात्री। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ही डिफरेंट टाइम पीरियड में 1154 एंड 1720 में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मैप बनाने का जो तरीका था, वो दोनों ही अलग अलग था। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. तो जब historians हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने पास्ट के बारे में तो उन्हें ध्यान रखना होता है कि हिस्ट्री किस कंटेक्स्ट में कही गई है। मतलब ये है, सपोज करो जब हिस्टोरियंस ने हमारे हिस्टोरियंस ने पुरानी हिस्ट्री की पढ़ी होगी, 1154 में जब इंडिया का मैप देखा होगा तो उसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम 1154 में ऊपर पानी हुआ करता था, समुद्र ऊपर हुआ करता था और नीचे लैंड हुआ करती थी, या फिर श्रीलंका ऊपर की तरफ था। नहीं, इसका मतलब ये है जब अल इदरीसी ने इंडिया का मैप बनाया था उस टाइम उसने इस नज़रिए से इस मैप को, हमारे इंडिया को देखा था। उसने नीचे से ऊपर की तरफ देखा था, उसने इसको ऐसे बना दिया। तो सिर्फ हमें इतना ही समझने इस मैप से हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, जो कि हिस्टोरियंस को ध्यान रखना होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। जब टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो टर्म्स भी तो चेंज होती होगी। हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान। जब हम हिंदुस्तान टर्म लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, तो हम हिंदुस्तान से क्या समझते हैं? पूरे भारत। हमारे दिमाग में हिंदुस्तान का नाम लेते ही पूरा भारत हम उसका मतलब समझ सकते हैं। लेकिन 13वीं सेंचुरी में मिन्हाज ए सिराज जो कि पर्शियन के क्रॉनिकलर थे, पर्शियंस की हिस्ट्री लिखा करते थे,
तो उन्होंने इस टर्म का यूज़ किस लिए किया था? पंजाब और हरियाणा के लैंड के लिए किया था। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी हिस्टोरियन हिस्ट्री पढ़ता है जिसमें सपोज करो मिन्हाज सिराज ने ये लिख दिया कि 13th सेंचुरी में जो वहाँ का सुल्तान था उसने पूरे हिंदुस्तान पे रूल किया, पूरे हिंदुस्तान पे उसने शासन किया, तो उसका मतलब ये नहीं था उसने पूरे इंडिया पर शासन किया था। उसका मतलब ये था कि वो कहना चाह रहा है कि उसने पंजाब और हरियाणा का जो एरिया था उसका रूल सिर्फ वहाँ तक था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. इसी तरह जब बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया तो उसका मतलब हिंदुस्तान से क्या था? जो यहाँ की ज्योग्राफी है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ की कल्चर है, जब वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते थे तो वो हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया करते थे। तो historians today have to be careful about the term they use because they mean different thing in the past. इसलिए जब हिस्टोरियंस किसी भी टर्म का यूज़ करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पास्ट में उनका मतलब कुछ और तो नहीं होता। हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉरेनर का मतलब अब क्या होता है? विदेशी, जो हमारे देश का नहीं है। लेकिन पास्ट में इसका मतलब क्या हुआ करता था? पास्ट में फॉरेनर का मतलब होता था एनी स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिन्हें वो नहीं जानते, जिन्हें वो नहीं जानते थे उसका मतलब उनका मतलब होता था फॉरेनर। लेकिन अब तो फॉरेनर का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश का नहीं है, जो किसी भी दूसरे कंट्री से आया है, वो हमारे लिए क्या होगा? फॉरेनर होगा। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज। देखो हमने 6th क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? हमने हिस्ट्री में पढ़ा था मगध नहीं, हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए हमने वहाँ पर क्या देखा था? हमने देखा था कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहा करते थे, उनके घर कैसे बना करते थे, है ना, और वो खाना किस तरीके से बनाते थे, कैसे वो बर्तन यूज़ किया करते थे। या फिर हमें उनकी दीवारों पर या फिर कहीं भी पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हिस्ट्री के सोर्सेज बोलते हैं। हमें पता चलता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी, मतलब हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इन सब से। तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हो जाएगा? कॉइन्स, सिक्के, इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पर जो लिखा होता है, उनकी कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंस्क्रिप्शन होता है। आर्किटेक्चर, उनके जो घर होते थे, इमारतें, वो किस तरह के घरों में रहा करते थे, कैसी इमारतें बनाया करते थे, ये किस में आता है? आर्किटेक्चर में। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, हमें कुछ भी जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकी किताबों में या नोटबुक्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। ये सब हम किस लिए यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब कौन से पीरियड में? हम इस साल कौन सा पीरियड पढ़ेंगे? 700 to 1750 ईयर। जो टाइम पीरियड 700 से लेकर 1750 के टाइम में जो बैठेगा, हम इस साल उसके बारे में स्टडी पढ़ेंगे। तो इस टाइम में क्या हुआ? जो लिखा हुआ रिकॉर्ड था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड था, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड एकदम से इंक्रीज़ क्यों हुए इस पीरियड में? क्योंकि इस पीरियड में पेपर का आविष्कार हो चुका था। पेपर के आविष्कार होने की वजह से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, लोग उसका यूज़ क्या करते थे? होली मतलब पवित्र ग्रंथ लिखने में। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स की हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ किया करते थे। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स होते हैं संत महात्मा की टीचिंग्स। पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर द रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? वो स्क्रिप्ट, मतलब कुछ भी लिखा हुआ जो कि हाथों से लिखा जाता है। देखो यहाँ पे जो ये राइटर है ये कुछ लिख रहा है तो हम इसे क्या बोल देंगे? जो अपने हाथों से लिख रहा है ये क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी ये वेल्दी पीपल, अमीर लोग ही इकट्ठा किया करते थे या फिर रूलर्स। और कहाँ पर इकट्ठा करते थे? वो उनको मोनास्ट्रीज में, मठ में या फिर टेम्पल्स, मंदिरों में। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। ये अब कहाँ रखी जाती है? लाइब्रेरीज के अंदर रखी जाती है। और आर्काइव्स क्या होते हैं? ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर एक वो जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? आर्काइव्स बोलते हैं।
These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ये हिस्टोरियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती हैं, लेकिन इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको यूज़ करना मुश्किल क्यों है? देखो जो ये लिखते थे हमें उससे हमें हमें अगर हम उनको पढ़ लें तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल तो जाती है, लेकिन इनको यूज़ करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी कि उन्होंने इसको प्रिंट कर दिया। जैसे कि हमारे पास ये बुक है, ये तो प्रिंट हो गया आ रखी है, सबको इनकी राइटिंग भी समझ में आ रही है। तो उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो सब लोग पहले हाथों से ही लिखा करते थे। तो अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती थी तो अगर कोई दूसरा उसको कॉपी कर रहा है तो अगर उसको उसकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई तो उसकी जगह कुछ और लिख दिया करता था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते जब हम किसी भी बुक की बहुत सारी कॉपीज़ बनवा देंगे, ऐसे करते करते तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी उसके ओरिजिनल जो उसमें कुछ भी लिखा होता था, आइडियाज़ जो भी होते थे उसमें काफ़ी चेंज आ जाया करते थे। और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे उसे क्या बोलते थे हम? स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होता है? जो लिखना जानते थे, पढ़े लिखे लोग जो लिखना जानते थे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसके अंदर काफ़ी चेंज आ जाया करता था टाइम के साथ साथ। तो इसलिए हिस्टोरियंस को फिर बाद में गैस करना पड़ता था, सिर्फ अनुमान ही लगाना पड़ता था कि जो ओरिजिनली रिटन जो पहले से जो बिल्कुल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसमें क्या लिखा होगा। द 14th century chronicler Ziauddin Berni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। जो कि 14th सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने जब अपना पहला क्रॉनिकल लिखा 1356 में लिखा और उसके 2 साल बाद उन्होंने उसका दूसरा वर्जन लिखा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस को उसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जो पहला उनका वर्जन था वो हमें मिला ही नहीं, वो हमें 1960 के बाद मिला, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जो कोई मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो हमें ओरिजिनली जो होती है वो हमें मिलती ही नहीं है, हमें उनकी जो कॉपीज़ बनी हुई है हमें उन्हीं के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि उनके जो आइडियाज़ हैं जो उन्होंने ओरिजिनली लिखा गया होगा, क्या पता उसमें कुछ और लिखा हो, जो किसी ने उसको कॉपी किया उसने उसमें कुछ और लिख दिया हो। तो इसलिए हिस्टोरियंस को फिर उसमें क्या करना पड़ता है? गैस करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि जब ओरिजिनली कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई होगी तो वो उसमें क्या कहना चाहता होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? नए नए सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे थे। जैसे कि इस पीरियड में क्या हुआ? नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी, जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। ये जो आप व्हील देख रहे हो, पहिया है जो ये उस टाइम किस लिए यूज़ किया करते थे? पानी की खेतों में पानी की सिंचाई के लिए यूज़ किया करते थे। इसको बोलते हैं रहट। जब ये पहिया घूमता था उसको बैल या कोई भी जानवर उसको घुमाया करता था तो ये पानी निकालने के लिए यूज़ हुआ करता था। फिर जो पानी उस पानी का हम यूज़ खेतों की सिंचाई के लिए किया करते थे। द स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग, कपड़ा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। कॉम्बैट होता है युद्ध लड़ने के लिए फायर आर्म्स। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था इसमें कुछ इसी टाइम पीरियड में नए नए भोजन और बेवरेजेस होता है जो पीने के लिए जिसको हम पी सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ीज़, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट में अराइव पहुंच रहे थे। जैसे कि पोटैटोज़, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। ध्यान रखो, जो ये सब आइडियाज़ थे, ये सब चीज़ें थी, ये हमारे देश में कैसे आ रहे थे? जो लोग बाहर से हमारे कंट्री में आ रहे थे वो इन सबको अपने साथ लेकर आया करते थे। एज ए रिजल्ट दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे देश में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे। ये जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा मोबिलिटी का पीरियड था। मोबिलिटी का मतलब होता है ज़्यादा मूवमेंट का पीरियड था। इस टाइम बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, आना जाना बहुत ज़्यादा चल रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ट्रैवल किया करते थे बहुत लंबी लंबी दूरी, किस लिए? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी भी नए अवसर की तलाश में।
वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। एक लोगों का ग्रुप जो इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ वो कौन था? राजपूत। राजपूत का मतलब होता है राजा पुत्र, राजा का बेटा। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to the group of warrior who claimed क्षत्रिय caste status। मतलब 14th सेंचुरी में जो राजपूत थे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और ये किस नाम से जाने जाते थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो लोग योद्धा होते हैं, लड़ाई करते हैं। Other groups of people such as Maratha, Sikh, Jat, Ahom and Kayas। मराठा, सिख और जाट जो दूसरे लोग थे ये भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? जो जंगल थे उनको काटा जा रहा था। किस लिए? ताकि खेती करने के लिए ज़मीन हम बढ़ा सके। ए चेंजिंग फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया दैन इन अदर, चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। जब जंगल काटे जा रहे थे तो इसकी वजह से क्या था? जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको उनको फिर मजबूरी में जंगलों से बाहर निकलकर लैंड पर आना, जो नॉर्मल खुली धरती होती है उस पर आना पड़ रहा था। और वहाँ पर वो क्या करते थे? फिर उनको वहाँ पे किसान खेती करनी पड़ती थी। तो दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो उन्हें फिर वहाँ पे जाकर क्या करना पड़ा? जो बड़ी यहाँ पे सोसाइटीज़ हुआ करती थी उसी का पार्ट बनना पड़ा। They were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। जब वो लोग बाहर कहीं दूसरी जगह से नई जगह जाकर सेटल होंगे तो उन्हें तब वहाँ पे क्या करना पड़ता था? जो वहाँ पे पहले से लोग रहा करते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था या फिर उन्हें कुछ सामान देना पड़ा करता था। जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारे समाज में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब। तो मतलब पावर के अकॉर्डिंग ही हमारे समाज में उस टाइम कास्ट वगैरह बनने लगी थी। सम पजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड। किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छी लैंड हुआ करती थी। कोई कैटल रखा करते थे। कैटल मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब। और कुछ लोग अपनी खेती के साथ साथ आर्टिसनल वर्क भी किया करते थे। इसलिए उस टाइम क्या हुआ? काम के अकॉर्डिंग जो भी लोग जैसा भी काम करते थे उन्हीं के काम के अकॉर्डिंग जातियों में हमारे समाज को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो ये कास्ट हुआ करती थी वो परमानेंट नहीं हुआ करती थी। जैसे आपकी पावर शिफ्ट होगी, कोई भी जो उस टाइम लोग हुआ करते थे वो पावरफुल बना तो उसकी कास्ट भी चेंज हो गई। ऐसे ही इस टाइम पीरियड में कास्ट का इमर्जेंस हुआ। इसके बाद हमारी हेडिंग है रीजन एंड एम्पायर। इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि चोला टाइम पीरियड है, तुगलक्स, मुगल से हम अगले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। हमें सिर्फ इस हेडिंग में ये देखना है कि देखो हमने इससे पहले हेडिंग में क्या पढ़ा कि एक गांव है, इस गांव में किसान भी रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गांव, जब एक गांव के अंदर ये बहुत सारे गांव हैं एक जगह में, तो ये बहुत सारे गांव मिलकर क्या बना देंगे? कि स्टेट बना देंगे। इसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स थे। एक स्टेट के अंदर बहुत सारे गांव हो सकते हैं। तो हर स्टेट का अपना एक कल्चर था, अपना एक लैंग्वेज थी। इसी तरीके से दूसरा स्टेट है, इसकी अपना अलग कल्चर है, अपना अलग लैंग्वेज है। तो जो भी कोई नया किंग हुआ करता था, सपोज करो कोई यहाँ पर एक किंग है इस पूरे स्टेट का, तो वो क्या करेगा? वो इस स्टेट को भी अपने अंडर करने की कोशिश करेगा। तो जो भी कोई पावरफुल किंग होगा वो उस टाइम पे यही करता था, वो अपना एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश किया करता था। जैसे कि कौन था? दिल्ली का जो सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन, उसने क्या किया? इसने अपने एम्पायर को, अपने पूरे साम्राज्य को बढ़ाया। बंगाल यहाँ पर है, बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक, और साउथ में आंध्रा, केरला, कर्नाटका और पूरे अपने मतलब साउथ तक इसका पूरा एम्पायर था, एम्पायर फैला हुआ था। By 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 9। मतलब हम इन सब के बारे में chapter 9 में बाद में पढ़ लेंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century,
जब 18th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, मतलब डिक्लाइन का मतलब है जब वो उसकी पावर कम होने लगी, इट लेड टू द री एमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स। देखो, जब मुग़ल एम्पायर की पावर इंक्रीज़ हो रही थी, तब उसने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे उनको अपने अंदर ही मिला लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन जब उसकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हुई, तब क्या हुआ, वो जितने भी स्टेट्स थे जो उसके अंदर जो जो मुगल्स ने अपने कंट्रोल में किए थे, वो बाद में धीरे धीरे वापस इमर्ज होने लगे, वो वापस अलग अलग होने लगे। तो हम बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुगल्स के बाद इम्पीरियल टाइम पीरियड आया, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल आया। पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन, जिससे भी जो हमारे यहाँ के रीजन्स थे, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे, उनका जो रूल था उसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस इम्पैक्ट पड़े। अब है हमारी नई हेडिंग ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ये हम इस बुक से पढ़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। Important changes took place in Hinduism, such as worship of new deities, construction of temple by ruling dynasties, and the growth of importance of Brahmins and priest। इस टाइम पीरियड में क्या था, जो हिंदुज़म धर्म था, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि नई नई देवी देवताओं की पूजा करना, नए नए टेम्पल्स बनवाना, एंड द ग्रोथ इन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट। इस टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स और पुजारियों की इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी थी। इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड। इस टाइम पीरियड में लोग भक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, क्योंकि ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब जिस टाइम में टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, तो यहाँ के लोग भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करते थे। मैनी न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, उसमें बहुत सारे नए रिलीजन अपीयर्ड हुए, जैसे कि इस्लाम यहाँ पे कौन लेके आए थे, मर्चेंट्स। जो यहाँ पे कुछ व्यापारी थे, यहाँ पे जो ट्रेड करने के लिए आए थे, वो इस्लाम धर्म को इंडिया में लेकर आए। मैनी रूलर्स पैट्रोनाइज दीज न्यू रिलीजन्स। बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने आगे चलकर इस धर्म को आगे बढ़ाया। इस्लाम वॉज डिवाइडेड इंटू शिया एंड सुन्नी। जो इस्लाम धर्म था, वो शिया और सुन्नी में डिवाइड हुआ। देयर वर्ड डिवाइडेड हुआ या था, नहीं, जो इस्लाम था वो डिवाइडेड था शिया और सुन्नी में। देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्कूल ऑफ थॉट, थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इनके विचारों में, इनकी विचारधारा में, जो इनकी परंपरा, जो भी इनके तरीके हैं, शिया और सुन्नी के में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। जब हम टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, फॉर हिस्टोरियंस टाइम डिनोट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो टाइम है वो डिनोट करता है चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम के साथ साथ क्या सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ। लोगों के आइडियाज़ और बिलीफ में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर देयर स्टडी द डिवाइडेड टाइम इंटू डिफरेंट पीरियड्स विच पजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो हम उसको स्टडी करने के लिए हम टाइम पीरियड को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द ब्रिटिश historians of the mid-19th century divide the history of India into Hindu, Muslim and British periods। जो इसीलिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में। इट वॉज बेस्ड ऑन द रॉन्ग नोशन। ये उनका गलत तरीका था, बिकॉज देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। क्योंकि उन्होंने रूलर्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पर पहले से रहते थे, जो जनता थी, उनका भी तो कोई ना कोई धर्म होगा, तो उनका भी तो, उनके बारे में भी तो हमें बताना चाहिए। तो इसलिए ये तरीका गलत था। ड्यूरिंग द 1000 years the societies of the subcontinent were transformed while the economies of the many regions became prosperous and became attractive for European trading companies। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो हमारे देश की इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई। ऑफ मैनी रीजन बिकेम प्रॉस्पेरस। बहुत सारे रीजन्स थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए। मतलब समृद्ध होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमीर होना, पैसे मतलब जो भी है रिच होना। एंड बिकेम अट्रैक्टिव, और वो उसने लोगों को, यूरोपियन जो बाहर से जो लोग आते थे, यूरोपियन
कंट्रीज़ के लोगों को अट्रैक्ट किया यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर हम इसके बाद में कर लेंगे। थैंक यू।